नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा दोस्तों और हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। और कार्बन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्बन के बारे में, फिर कार्बन किस प्रकार से हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखा, कार्बन के अपर रूपों के बारे में देखा और उसके बाद में अपन ने देखा दैनिक जीवन में काम में आने वाले महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे कि एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोलियम के बारे में हमने देखा था दोस्तों। हमने फ्रेयॉन के बारे में भी देखा था जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, जिन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाता है। क्या होता है ये बहुलक? जिस प्रकार से भैया, जिस प्रकार ठीक है ईंट मिलकर, जिस प्रकार छोटी छोटी ईंट मिलकर, छोटी छोटी ईंटें मिलकर बड़ा घर बनाती है, बड़ा घर बनाती है। आई बात आपको समझ में? अपन ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी ईंटें हैं ये एक लक है। क्या है? यह एक लक है। और जो बड़ा घर है वो अपन क्या कह सकते हैं? बहुलक कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि कार्बन के बहुत सारे छोटे छोटे अणु चेन के रूप में आपस में जुड़ जाते हैं, एक चेन जैसी संरचना में आपस में जुड़ जाते हैं और एक लंबी बड़ी संरचना बना लेते हैं जिसे बहुलक कहते हैं। और वो हमारे बहुत अधिक काम के होते हैं। जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर, जैसे कि दोस्तों छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बड़ा घर बना लेती है, तो घर तो हो गया बहुलक और ईंटें एक लग हो गई। जैसे दोस्तों छोटे छोटे मोती मिलकर एक लंबी सी माला बना देते हैं गले की, तो माला हो गई बहुलक और मोती हो गया एक लग। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रसायन विज्ञान में भी छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर, छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर बड़े अणु बना देते हैं, एक जाल बना देते हैं, एक चेन बना देते हैं, जिसे ही बहुलक कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में? जैसे मैं बोलूं ये है छोटा सा अणु है, एन अणु है। एन अणु का मतलब है बहुत सारे हमारे पास अणु है दोस्तों। आई बात आपको समझ में? अब इसने मिलकर एक श्रृंखला बना ली। क्या बना ली? श्रृंखला बना ली। आई बात आपको समझ में? ये तो हो गया एक लक और ये क्या हो गया? इससे बना हुआ बहुलक हो गया। तो आई होप यहां तक तो आ गई बात आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन। बहुलक क्या होते हैं भाई? बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर्स भी कहते हैं, अर्थात छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स का निर्माण कर देते हैं। जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बना देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं? उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, जिसे ही क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। मतलब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ जाते हैं और लंबी श्रृंखला युक्त उच्च अणुभार वाला बड़ा क्या बना देते हैं? अणु बना देते हैं, जिसे ही क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुलीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलीकरण कहते हैं, या इंग्लिश में इसे पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। मतलब कि छोटे छोटे अणु जब आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना देते हैं। देखो छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा अणु बना देंगे, तो जो ये बड़ा अणु बना है इसे बहुलक कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। और इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? बहुलकीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? इसके बनने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण के नाम से इसे जाना जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो आ गई बात आपको समझ में। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं को एकलक कहते हैं, जबकि इनसे बने हुए बड़े अणुओं को क्या कहते हैं दोस्तों?
बहुलक के नाम से जाना जाता है। बहुलकों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है भाई। कौन कौन से बहुलक? प्राकृतिक बहुलक, जिसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है बल्कि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं संश्लेषित बहुलक, जिन्हें सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहते हैं, और इनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक के बारे में। तो भाई ऐसे बहुलक जो प्रकृति में अपने आप निर्मित होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में अपने आप निर्मित हो जाते हैं या प्रकृति से सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक रबड़ हो गया। अब आप बोलेंगे प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? बात समझ में नहीं आई भाई। पेड़ होता है रबड़ का, क्या होता है? रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ का क्या होता है? रबड़ का पेड़ होता है, ठीक है। ये उसकी लीफ होती है, ठीक है। रबड़ का क्या होता है दोस्तों? पेड़ होता है। जब रबड़ के पेड़ के ऊपर चीरा लगा देते हैं, जब रबड़ का पेड़ है, जब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? चीरा लगा देते हैं, इसके ऊपर चीरा लगा देते हैं, तो यहां से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलने लगता है। इस दूध जैसे सफेद पदार्थ को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृतिक रबड़ कह रहे हैं। प्राकृतिक रबड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेड़ से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से ये प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए आप, स्टार्च हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, सभी के अंदर स्टार्च मिलता है। सेल्यूलोज भाई दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेल्यूलोज। पत्तियों में पाया जाता है सेल्यूलोज, पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा होता है सेल्यूलोज, पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है सेल्यूलोज। और ठीक है, सेल्यूलोज को हम पचा नहीं सकते, ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पचा नहीं सकते, लेकिन जो गाय ढांडे होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय भैंसे, वो इसको आराम से पचा सकते हैं। रेजिन हो गया भाई, रेजिन गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो पेड़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब अपन एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले अपन कौन से प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्राकृतिक रबड़ के बारे में, ठीक है। वृक्ष होता है, ठीक है, वृक्ष के ऊपर चीरा लगाते हैं तो उससे दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इस दूध जैसे पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? शीर या लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर या लेटेक्स कहते हैं। आई बात आपको समझ में? ये जो दूध मिला है, ये जो शीर या लेटेक्स प्राप्त हुआ है दोस्तों, यही जब जम जाता है, सूख जाता है, तो इसे प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। मतलब प्राकृतिक रबड़ के एक अणु को क्या कहते हैं? आइसोप्रीन। और पूरा का पूरा जो रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का क्या होता है दोस्तों? बहुलक होता है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड CH2, और C से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है CH3। दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, यहां पर देखिए मैं इसको खोलकर लिखता हूं, CH2, ठीक है। यहां पर आप देखिए C से कौन जुड़ा हुआ है दोस्त? H जुड़ा हुआ है। C से एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है? C जुड़ा हुआ है। C से नीचे की तरफ C, और ऐसे H जुड़ा हुआ है दोस्तों। यहां पर डबल बॉन्ड करके लिखा हुआ है C ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन हमेशा 4 डंडियों से घिरा रहता है और हाइड्रोजन हमेशा एक ही डंडी के द्वारा कार्बन से जुड़ा रहेगा। मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 4 बॉन्ड से घिरा रहेगा, और हमेशा हाइड्रोजन एक बॉन्ड के द्वारा ही कार्बन से जुड़ा रहेगा। देखो इसको मैंने खोलकर लिखा, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है। चाहिए देख लो, चाहिए देख लो, चाहिए देख लो, 1 2 3 4, चाहिए वाला देख लो। इस वाले कार्बन को देख लो भाई, 1 बॉन्ड ऊपर 3 बॉन्ड नीचे। हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन भी कार्बन से एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर जो भी आप लिख रहे हो ना वो बिल्कुल शुद्ध है। ये यूं मजाक में नहीं लिखा हुआ कि कुछ भी लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH करके CH2 ऐसे लिख दिया, नहीं। कार्बन की और हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर C से जुड़ा हुआ है CH3 नीचे की तरफ, और C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड करके CH2।
इसका ये आइसोप्रीन का एक अणु है दोस्तों। अपन ने इसके है ना एन अणु ले लिए। एन अणु का मतलब बहुत सारे अणु ले लिए, कोई निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है, अणुओं की। ठीक है, इसका जब अपन ने बहुलकीकरण करवाया दोस्तों, बहुलकीकरण करवाया तो सीधी सी बात है, एक आइसोप्रीन को तो आइसोप्रीन बोल रहे हैं। जब बहुत सारे आइसोप्रीन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पॉली आइसोप्रीन बन जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे भाई, बहुत सारे। अब ये क्या बोल रहा है, CH2, इधर भी CH2 है और पीछे की तरफ भी CH2 है। अब ये चाहता है चेन बनाना, ठीक है, क्या चाहता है ये, चेन बनाना चाहता है, एक श्रृंखला बनाना चाहता है। तो भाई क्या बोलेंगे ये बाकी के अणु, इसको CH2 को सबसे पहले हाथ बढ़ाना होगा। चेन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ बढ़ाना होता है। यहां पर तो भाई सारे के सारे बॉन्ड ये इधर की तरफ ही बना रहा है, C से, CS से और S से। अब यहां पर देखो, इसने अपना एक बॉन्ड इधर निकाल दिया ताकि ये क्या बना सके, चेन बना सके। ठीक है, यहां पर एक आइसोप्रीन का और अणु आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक बॉन्ड ये बाहर आ गया तो एक बॉन्ड की यहां पर क्या आ गई, कमी आ गई, तो आ गया CH2 आ गया दोस्तों। एक बॉन्ड बाहर आ गया तो यहां पर गया सिंगल बॉन्ड दोस्तों। CH ऐसा का ऐसा आ गया, ये CH ऐसा का ऐसा आ गया दोस्तों। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूं कि वहां पर भी सिंगल और यहां पर भी सिंगल है दोस्तों, मान लेता हूं मैं। ये एक C ऐसा कैसा आ गया, नीचे की तरफ CH3 जुड़ा हुआ ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है दोस्तों। यहां पर भी आप चेन बनाना चाहते हैं तो ये एकल जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड बाहर आ गया तो यहां पर एकल बॉन्ड रह गया, एक यहां आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहां पर सभी कार्बन की संयोजकताएं पूरी नहीं है। एक कार्बन यहां पर ऐसा है, जैसे ये वाला कार्बन, ये केवल 3 ही बॉन्ड से घिरा हुआ है, 1 2 3। तो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए एक बॉन्ड और लगाएंगे। तो दोस्तों ये क्या बन गया, ये बन गया पॉली आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो वैसा का वैसा ही एक ही अणु दिख रहा है। दोस्तों यहां पर एक अणु नहीं है, यहां पर कुछ अणु इधर की तरफ जुड़े हुए हैं ब्रैकेट के पहले, कुछ अणु ब्रैकेट के बाहर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको अपन बना नहीं सकते क्योंकि बोर्ड है छोटा। ठीक है, अपन एक केवल यूनिट, एक छोटे से पार्ट को ही अपन यहां पर दर्शा सकते हैं। तो ये पॉली आइसोप्रीन बन गया, ये प्राकृतिक रबड़ होता है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। पेड़ होता है, पेड़ पर जब अपन चीरा लगाते हैं तो दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है, दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, शीर या लेटेक्स कहते हैं। जब लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तो भाई ये लेटेक्स ठोस में बदल जाता है और इस प्रकार प्राप्त रबड़ कम प्रत्यास्थ और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। ऐसा जो रबड़, जैसे पेड़ पे चीरा लगाया तो दूध निकला उस पे से, दूध को शीर या लेटेक्स कह रहे। लेटेक्स में जैसे एसिटिक अम्ल मिलाते हैं वो गाढ़ा हो जाता है और रबड़ बन जाता है। लेकिन जो ये वाला रबड़ है ना दोस्तों, ये रबड़ कम तनन सामर्थ्य वाला, जब आप उस रबड़ को जोर से खींचेंगे तो खींचने के साथ टूट जाएगा, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का रबड़ नहीं है। ठीक है, कम प्रत्यास्थ है, ज्यादा खींच नहीं सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कम प्रत्यास्थ है। इससे परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जा सकते हैं भैया। इनकी तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, फिर सल्फर मिलाकर गर्म कर दिया जाता है। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं या वल्कनीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया से जो रबड़ प्राप्त होता है वो वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो रबड़ प्राप्त होता है वो कम घिसने वाला होता है दोस्तों, मजबूत होता है दोस्तों, कठोर होता है दोस्तों, अधिक प्रत्यास्थ होता है। ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान में। ठीक है, रबड़ का क्या उपयोग होता है, उपयोग क्या है भाई इस रबड़ का उपयोग, जो खिलौने होते हैं बच्चों के, ठीक है, खिलौने वगैरह बनाने के ये काम में आता है। आपको समझ में, ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान कि खिलौने वगैरह बनाने के काम में आता है। और देखिए आप संश्लेषित बहुलक, प्राकृतिक बहुलक में तो केवल अपन ने एक प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, सेलुलोज और ये सब कुछ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संश्लेषित बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे,
संश्लेषित बहुलक के बारे में हम देखेंगे। संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि मानव के द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। इन्हें बनाया जाता है दोस्तों। मानव निर्मित बहुलक ही कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल बहुलक होते हैं दोस्तों ये। जैसे कि क्या हो गया भाई, कृत्रिम रेशे। आप खुद ही देख लो, सामने मैंने एक टी शर्ट पहन रखा है। ये टी शर्ट छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना है। क्या ये रेशे क्या पेड़ पे से प्राप्त हुए हैं क्या? अरे भैया, गया वो जमाना जब गांधी जी चरखा चलाते थे, रेशे प्राप्त होते थे कपास से, फिर उससे कुर्ता बनाते थे। अभी भी होता है लेकिन कम होता है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। देश की जनसंख्या तो 100 करोड़ से भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। 100 करोड़ मतलब 150 करोड़ हो जाएगी। 150 करोड़ लोगों को कहां से आप कपास से, रेशे से कपड़े बना के पहना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो प्रयोगशालाओं में रेशे बनाए जा रहे हैं ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की जो दोस्तों आवश्यकताएं हैं कपड़ों की, रेशों की, उसको पूरा किया जा सके। ये टी शर्ट जिस रेशों से बना हुआ है वो रेशे ऐसे रेशे हैं जो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशों में आप देखिए, जैसे कि नायलॉन 66 हो गया दोस्तों, टेरिलीन हो गया दोस्तों, रेयन हो गया दोस्तों, इसके मुख्य उदाहरण है दोस्तों। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, नायलॉन 6 इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ले लेते हैं। थोड़ा सा एडिपिक अम्ल ले लेते हैं जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है। फिर दोस्तों क्या ले लेते हैं? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ले लेते हैं। तो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को, दोनों ही 6 कार्बन वाले अणु हैं। जब दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं, यानी कि दोनों का जब संघनन करवाया जाता है, जोड़ा जाता है जब दोनों को, तो नायलॉन 66 प्राप्त होता है दोस्तों। यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है ये एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला? अपन ऐसे भी बोल सकते हैं CH2 ब्रैकेट के आधार है दोस्तों 4, और यहां पे क्या दिया हुआ है? COOH, ब्रैकेट के बाहर जब 2 होता है तो इसे ट्वाइस कहते हैं। तो CH2 COOH ट्वाइस। तो दोस्तों एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH2 COOH ट्वाइस है दोस्तों। ये दोस्तों एडिपिक अम्ल है। इस एडिपिक अम्ल को अपन ने थोड़ा खोलकर लिख दिया, जैसे कि CH2 तो अपन ने बीच में ले लिया, और जो COOH है ना दोस्तों, उसको थोड़ा अपन ने इस हिसाब से लिख दिया कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और जो OH रह गया उसको अपन ने लिख दिया पीछे, क्योंकि जब भी संघनन होता है दो अणुओं का तो जल का अणु निकलता है, और जल का अणु आपको निकलता हुआ समझ में आ जाए, इसीलिए यहां पर OH को अपन ने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। ऐसा का ऐसा ही आपको इधर भी करना है। इधर भी COOH को कैसे लिखेंगे कि C डबल बॉन्ड O, और इधर बाहर की तरफ क्या ले लेना है? आपको OH ले लेना है दोस्तों। अब इसके साथ में अपन ने क्रिया किसकी करवा दी? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की करवा दी, जिसको क्या बोलते हैं? CH2 NH2 क्या है दोस्तों? CH2 NH2 ट्वाइस। क्या है इसका फॉर्मूला? क्या हो गया? CH2 फिर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? NH2 ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है? CH2 NH2 ट्वाइस। इसको भी अपन ने थोड़ा, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, इसको भी अपन ने थोड़ा खोलकर लिख दिया। तो बीच में तो आ गया CH2, एक तरफ आ गया NH2 और दूसरी तरफ आ गया NH2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो NH2 ऐसे लिखा हुआ और यहाँ पर NH अलग कर दिया, इसलिए ताकि वाटर का मॉलिक्यूल निकल सके। अब दोस्तों वाटर का अणु कैसे निकलेगा? इधर देखो आप। तो भाई एडिपिक अम्ल का तो OH हट गया और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का हट गया H, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों इधर का भी क्या हट गया? अपन कह सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर की तरफ का भी क्या गायब हो गया? OH गायब हो गया दोस्तों। क्या गायब हो गया? OH गायब हो गया, ठीक है। और जब इधर से OH गया तो इसमें से अपन कह सकते हैं एक क्या गायब हो गया? H गायब हो गया दोस्तों। क्या गायब हो गया? एक H गायब हो गया। आई बात आपको समझ में? तो अब केवल क्या रह गया? C डबल बॉन्ड O, ये आ गया C डबल बॉन्ड O। इधर की तरफ एक बॉन्ड खाली है,
ताकि चेन बन सके। ऐसा कैसा होता है, CH2 4 आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, क्या रह गया फिर इसके बाद में जुड़ गया, क्या जुड़ गया यहाँ पर इस बॉन्ड से NH रह गया, क्योंकि बीच में H2O तो निकल ही गया, NH रह गया, CH2 6 रह गया, NH रह गया, ऐसा का ऐसा बॉन्ड रह गया, और ये बाहर निकल गए N मॉलिक्यूल H2O के, मतलब फिक्स नहीं है कितने निकले, बहुत सारे निकल गए मतलब, ठीक है। और ये चेन के बाहर ब्रैकेट लगाकर अपन ने क्या लिख दिया, N लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये श्रृंखला बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, क्या उपयोग है नायलॉन 66 का। देखिए मशीनों में गियर बनाने के, मशीनों में जो गियर वगैरह होते हैं उसको बनाने के काम में आता है, बियरिंग बनाने के काम में आता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में। इसी प्रकार से दोस्तों जो टायर होते हैं, कपड़े होते हैं, रेशे होते हैं, रस्सियां हो गई, ब्रश आदि बनाने के भी ये काम में आता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए, ठीक है। अब अगला हमारा कौन सा है प्राकृतिक रेशा, टेरिलीन है दोस्तों। कौन सा है, टेरिलीन है। कैसे बनाया जाता है इसे, एथिलीन ग्लाइकोल ले लेते हैं दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, दूसरा पदार्थ टरथेलिक अम्ल ले लिया भाई। कौन सा ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के संघनन से क्या बनता है, संघनन से क्या प्राप्त होता है, टेरिलीन प्राप्त होता है, जिसे डेक्रोन कहते हैं। तो टेरिलीन कैसे बना हुआ होता है, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के संघनन से क्या प्राप्त होता है, टेरिलीन प्राप्त होता है, जिसे डेक्रोन कहते हैं। यहां भी संघनन हो रहा है, तो एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के मिलने से क्या बनेगा दोस्तों, एक जल का अणु तो निकलेगा जरूर। एक क्या निकलेगा, बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे अणु जुड़ेंगे। तो क्या ले लिए यहां पर अपन ने, क्या करा दोस्तों, N टरथेलिक अम्ल, देखो N टरथेलिक अम्ल और N ही क्या ले लिए, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिए, मतलब बहुत सारे टरथेलिक अम्ल के अणु ले लिए, बहुत सारे एथिलीन ग्लाइकोल के अणु ले लिए, तो चेन भी अपनी बहुत सारी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहां बाहर क्या आ गया, N आ गया। आई बात आपको समझ में। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है टरथेलिक अम्ल का, इसका फॉर्मूला है C6H4 हो गया, क्या हो गया, C6H4 CO2H, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के 2, तो इसको बोलते हैं ट्वाइस। क्या हो जाएगा, C6H4 CO2H ट्वाइस। इसको अपन ने खोलकर लिख दिया, ठीक है। ये जो C6H4 ये बेंजीन रिंग है दोस्तों, क्या है, ये है बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये बेंजीन है, ऐसा कैसा मैंने यहां बना दिया इसको। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है COOH, 2 बार COOH है, कितनी बार, यहां पर देखो ना, 2 ही C है, 2 ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है, तो क्या हो गया, COOH और COOH, मतलब 2 बार COOH है दोस्तों ये। तो एक COOH तो मैंने इधर ले लिया, COO और H। ऐसे खोल के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहां पर समझाना है, जल का अणु निकालकर आपको बताना है। इसी प्रकार से एक COOH का आ गया, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अपन ने क्या ले लिया, यहां पर अपन ने क्या ले लिया दोस्तों, इधर की तरफ अपन ने क्या ले लिया, इधर की तरफ अपन ने ले लिया एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल क्या है यहां पर, क्या है यहां पर, OH CH2CH2OH, क्या है यहां पर, क्या है, OH CH2CH2OH, कोई क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं C2 हो गया, क्या हो गया यहां पर, C2 हो गया, C2 हो गया। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, C2H, यहां पर 4 हो गए, ठीक है, 5 हो गए, 6, देखो 1 4 5 6, C2H6 हो गया दोस्तों। और यहां पर कितना हो गया, O2 हो गया, C2H6O2 हो गया दोस्तों। यहां पर ये किसका फॉर्मूला है, एथिलीन ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया दोस्तों। आई बात, अब यहां पर आप देखिए, आप खुद देखिए दोस्तों, यहां पर OH हट गया और यहां से हट गया क्या दोस्तों, यहां से हट गया एक H, क्या हट गया यहां से एक H, तो H2O हो गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार से बीच में से हो गया दोस्तों, इसी प्रकार से क्या हो गया, यहां पर बीच में से हो गया, ये H गया इसका और इसका गया OH, बीच में से भी जल का अणु निकल गया भाई। आई बात आपको समझ में। तो केवल क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, सी से जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, फिर वापस सी से, फिर बेंजीन रिंग से सी जुड़ा हुआ है, ऐसा कैसा आ गया डबल बॉन्ड हो, ये O आ गया दोस्तों। ये फिर क्या आ गया डायरेक्ट, ये तो हट गया बीच में से H2O, CH2CH2O आ गया, CH2CH2O आ गया और जल के N अणु बाहर निकल गए। ये क्या बन गया दोस्तों, टेरिलीन बन गया, जिसे डेक्रोन भी कहते हैं और इसका पूरा नाम क्या है, पॉलीएथिलीन टरठेलेट बहुलक। आपसे पूछा जा सकता है टेरिलीन का दूसरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेठेलेट बहुलक भी इसे कहते हैं। उपयोग क्या है भाई इसका, टेरिलीन का कपड़े बनाने में, नावों की पाल बनाने में, बेल्ट बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में, फिल्म आदि बनाने में किया जाता है। फिल्म जो कैसेट में रील नहीं लगती है, या जो फिल्म होती है ऐसे ऐसी सीडी जैसी, उसको बनाने के ये काम में आता है। आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, रेयॉन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, रेयॉन के बारे में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों जो रेयॉन है ना, ये अर्ध संश्लेषित बहुलक है। कैसा बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक है दोस्तों। कैसा बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक है या रेशा है। अर्ध संश्लेषित रेशा मतलब आधा प्राकृतिक है और आधा क्या बनाया गया है, प्रयोगशालाओं में बनाया गया। देखो भाई कैसे बनाते हैं इसे, कागज ले लिया, जो पुराने कागज होते हैं ना रद्दी वगैरह, उस पे शाई लगी रहती है, लिख लिख के बच्चे खराब कर देते हैं कॉपियां। अखबार होता है उसमें शाई होती है, और बेटा वो कागज किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। तो कागज ले लिया या सेलुलोज ले लिया भाई, और इस कागज और सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर रखते हैं। जब कागज को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, एक खतरनाक क्षार है, प्रबल क्षार है, NaOH के अंदर डुबोकर रखोगे, किसमें डुबोकर, NaOH में डुबोकर रखोगे, तो क्या होगा दोस्तों, इसपे से जो शाई वगैरह होती है वो हट जाती है, पेपर क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता है, ये जो भीगा हुआ जो पेपर है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है, जिसके कारण सेलुलोज का क्या प्राप्त हो जाता है, सेलुलोज का विलयन प्राप्त हो जाता है दोस्तों। जब इस विलयन को महीन छिद्रों के द्वारा, कौन से एसिड में, जब इस सेलुलोज के विलयन को एक चलनी के द्वारा, एक फिल्टर के द्वारा, मतलब चलनी के द्वारा, महीन छिद्रों के द्वारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में से छोड़ा जाता है, तो इसके महीन चमकदार रेशे प्राप्त हो जाते हैं, जिसे ही क्या बोलते हैं, रेयॉन कहते हैं। क्या किया भाई, पेपर ले लिया, ये पेपर पे लिखा हुआ है, ये क्या है भाई, ये पेपर है। ठीक है, इस पेपर को क्या कर दिया अपन ने, इस पेपर को डाल दिया NaOH के सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में इस पेपर को डाल दिया। आई बात आपको समझ में। इसके बाद में क्या होगा भाई, इसके बाद में इसमें क्या मिला दिया, कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया, इसमें क्या डाल दिया, CH2 डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, पेपर का क्या बन गया दोस्तों, पेपर का विलयन बन गया दोस्तों। क्या बन गया, पेपर का विलयन बन गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, ये जो पेपर का विलयन है ना दोस्तों, इस पेपर के विलयन को बारीक छिद्रों के द्वारा, ऐसे बारीक छिद्रों के द्वारा इस पेपर के विलयन को जब एसिड में डाला जाता है, किसमें डाला जाता है, एसिड के अंदर डाला जाता है, तनु H2SO4 के विलयन में डाला जाता है, H2SO4 के विलयन में डाला जाता है, तो चमकदार क्या बन जाते हैं दोस्तों, तो चमकदार रेशे प्राप्त हो जाते हैं। ये रेशे प्राप्त हो जाते हैं। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उपयोग क्या है, वस्त्र बनाने में, धागे बनाने में, दरिया बनाने में ये काम में आता है। अगला क्या है दोस्तों, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि यहां आप देख लीजिए, जो प्लास्टिक होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक होता है। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है दोस्तों। एक तो होता है प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? जिनको गर्म करने पर पिघल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं दोस्तों। गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? विकृत हो जाते हैं। और इसके उदाहरण क्या है भाई? इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन हो गया, एक तो थैलियां बनती है ना जिसकी, पॉलीथीन हो गया दोस्तों। पीवीसी हो गया दोस्तों, क्या हो गया? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। उपयोग क्या है भाई थर्मोप्लास्टिक के? उपयोग क्या है? थैलियां बनाने में, थैलियां बनाने में भाई, ठीक है। सांचे में ढली वस्तुएं बनाने में, सांचे में ढली वस्तुएं बनाने में भाई, पाइप बनाने में, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, प्लास्टिक के पाइप बनाने में भाई, ट्यूब बनाने में काम में आता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है इसके अलावा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते हैं, मुड़ते नहीं है, पिघलते नहीं है। ठीक है भाई, जैसे कि अपन कह सकते हैं, उदाहरण क्या हो गया इसका? उदाहरण में हो गया दोस्तों, जैसे कि एक तो हो गया बेकेलाइट। क्या हो गया? बेकेलाइट। क्या विशेषता है इसकी? ये भाई बेकेलाइट ऊष्मारोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है भाई। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। इसलिए क्या करते हैं, देखो बेकेलाइट नाम से पता चल रहा है, लाइट के सामान, बिजली के सामान बनाने में उपयोग क्या है इसका? बिजली के सामानों में, बिजली के स्विच हो गए। ठीक है, बर्तनों के हत्थे बनाने में, हत्थे जो कुकर का पीछे का हत्था होता है, बाटी सेकने के कुकर का जो हत्था होता है वो गर्म नहीं होता, कुकर गर्म हो जाता है लेकिन कुकर का हत्था गर्म नहीं होता। किसका बना हुआ होता भाई? बेकेलाइट का बना हुआ होता है। तो एक तो हो गया अपना बेकेलाइट। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, एक क्या होता है, एक होता है यहां पर दूसरा मेलामाइन। क्या होता है भाई? मेलामाइन होता है। ये भाई ऊष्मारोधी होता है। इसलिए उपयोग क्या है भाई? क्या उपयोग है इसका? मेलामाइन का उपयोग क्या होता है? एक तो इसका किया जाता है उपयोग क्रोकरी बनाने में। ठीक है, क्रोकरी बनाने में, चीनी के बर्तन बनाने में किया जाता है, टाइल बनाने में किया जाता है भाई, टाइल। और क्या किसमें किया जाता है? कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं, अग्निरोधी कपड़े, मतलब ऐसे कपड़े जो जलते नहीं है। आई बात आपको समझ में? इसी प्रकार से दोस्तों आपने सुना होगा तीसरे नंबर पर जो नॉन स्टिकी जो फ्राइंग पैन होते हैं, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां जो टेफ्लॉन होता है दोस्तों, तीसरा क्या हो गया अपना? टेफ्लॉन। नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं, मतलब ऐसे बर्तन जिसमें आप कुछ भी बनाओ, चीलड़े बनाओ, हलवा बनाओ, वो चिपकेगा नहीं, उसे नॉन स्टिकी बर्तन कहते हैं। उसमें किसकी लेयर चढ़ी रहती है? टेफ्लॉन की लेयर चढ़ी रहती है, टेफ्लॉन की परत रहती है भाई। तो याद कर लेना, थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर ही पिघल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी आदि थैलियां, सांचे में ढली हुई वस्तुएं, प्लास्टिक के पाइप, ट्यूब बनाने में उपयोग में लेते हैं।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो गर्म करने पे विकृत नहीं होते, मुड़ते नहीं है, पिघलते नहीं है, जैसे कि बेकेलाइट हो गया, ठीक है। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे बनाने में। मेलामाइन हो गया, इसका उपयोग क्रोकरी आइटम, चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइल, कपड़े जो कि अग्निरोधी कपड़े होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार टेफ्लॉन होता है, नॉन स्टिकी बर्तनों के ऊपर इसकी परत चढ़ी रहती है। तो ये तो आ गया आपको समझ में। अब अपन बढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में एक एक करके, ठीक है। जैसे यहां आप देखिए पॉलीथीन हो गया दोस्तों, क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया। देखिए एथीन के अणु उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकीकरण की क्रिया करके पॉलीथीन बनाते हैं। ये लचीला और मजबूत होता है। पॉलीथीन कैसा होता है भाई, थैली लचीली होती है, मुड़ जाती है, भले आप बड़ी सारी थैली को फोल्ड करके जेब में डाल लो छोटी सी में, तो भाई लचीली होती है, फोल्ड हो सकती है लेकिन होती मजबूत है भाई। कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है पॉलीथीन को, एथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसके N अणु ले लिए, बहुत सारे अणु ले लिए, बहुलीकरण करवाया भाई। तो कब बनता है, बहुलीकरण का मतलब क्या है कि एक एथीन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे एथीन से जुड़ेगा। और कब जुड़ेंगे, जब ये ऐसे हाथ बढ़ाएंगे कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। तो देखिए इस एथीन ने इधर भी हाथ बढ़ाया, मतलब एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड। जब भाई इधर एक बॉन्ड आ गया, इधर एक बॉन्ड आ गया, तो बीच में जो डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल ही रह जाएगा, बन गया पॉलीथीन। उपयोग क्या है, थैलियां बनाने में, सांचे में ढली हुई वस्तुएं बनाने में, पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में काम में आता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा अगला बहुलक है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PVC। पाइप वगैरह बनाने के काम में आता है। किसका बहुलक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है दोस्तों। किसका बहुलक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl का, CH2 डबल बॉन्ड CHCl का ये बहुलक है। इसके बहुलीकरण से क्या बनता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। और उपयोग क्या है इसका, इसका उपयोग होता है पाइप बनाने में, जूते बनाने में, चप्पल बनाने में दोस्तों। किसमें होता है, चप्पल बनाने में होता है, थैले बनाने में होता है, बरसाती कपड़े बनाने में होता है, खिलौने बनाने में होता है दोस्तों। फोनोग्राम की रिकॉर्ड बनाने के काम में आता है। पहले एक फोनोग्राम आता था जिसमें एक सीडी जैसी लगती है, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। फोनोग्राम की रिकॉर्ड बनाने के काम में आता है। विद्युत रोधी पर्दे, भाई विद्युत आर पार नहीं जा सकती है, इसलिए जो तांबे के तार घर में होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा रहता है दोस्तों वो PVC होता है। ये सभी बनाने में क्या काम में आता है, PVC काम में आता है। कैसे बनेगा, इसका बहुलीकरण कैसे होगा, देखो मैं यहां बता देता हूं। ये अपन ने ले लिया CH2 CHCl ले लिया भाई, ठीक है। इसके कितने ले लिए, N अणु ले लिए। यहां पर अपन ने इसका क्या करवा दिया, बहुलीकरण करवा दिया। क्या करवा दिया, इसका बहुलीकरण करवा दिया। तो क्या बन जाएगा, वही बताया ना, तो हाथ बढ़ाना पड़ता है बहुलीकरण के लिए, तभी लोग जुड़ते हैं। ये भी हाथ बढ़ाएंगे, एक इधर CH2, ठीक है, CH2 सॉरी CH ही है, ये हाथ बढ़ाया था, ये नीचे क्या आ गया, Cl आ गया दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर मैंने डबल बॉन्ड की जगह केवल एकल बॉन्ड ही रखा, क्योंकि एक कार्बन केवल 4 ही बंद बना सकता है। ये क्या बन गया भाई, ये क्या है, PVC है। क्या है ये, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। और ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए अभिक्रिया आई गई थी, CH2 डबल बॉन्ड CHCl बहुलीकरण करवा दिया। विनाइल क्लोराइड का एक अणु है, मतलब एक अणु तो क्या N अणु है, मतलब बहुत सारे अणु हैं। बहुत सारे अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। एक बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर, तो C बॉन्ड देखो क्या है, बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर बॉन्ड, फिर नीचे की तरफ Cl। तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इधर आप देखिए दोस्तों, अगला बहुलक कौन सा है अपना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ऑर्लोन, इसे ऑर्लोन भी कहते हैं दोस्तों। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ऑर्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ये विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। कैसे बनाएंगे इसे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl ले लिया। क्या है यह विनाइल साइनाइड है दोस्तों। इसको अपन एक्रिलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। जब विनाइल साइनाइड
या एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलीकरण करवाया जाता है तो क्या बन जाता है? एक्रिलोनाइट्राइल एक बहुलीकरण हो गया तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन गया दोस्तों। क्या बन गया? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाता है, जिसे ऑरलॉन के नाम से भी जाना जाता है। या फिर विनाइल साइनाइड को क्या बोल सकते हैं अपन? पॉलीविनाइल साइनाइड बन गया। आई बात आपको समझ में कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH, नीचे की तरफ CN है। अब बहुलीकरण के लिए भाई हाथ फैलाने पड़ते हैं, एक हाथ इधर से फैलाएगा एक इधर से फैलाएगा, तो बताओ ये बन गया या नहीं बन गया? बीच में जब भी डबल बॉन्ड होता है तो वो कितना रह जाएगा? यहां पर एकल बॉन्ड ही रह जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वाली बात तो आ गई समझ में। विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल से क्या बन गया? पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन गया, जिसे PAN भी कहते हैं या ऑरलॉन भी कहते हैं। और भैया ये प्रदूषण का मुख्य कारक, प्रदूषक है ये भैया, प्रदूषक, प्रदूषण होता है इसके जलने से। उपयोग देखिए आप, स्वेटर बनाने में, ऊन बनाने में, स्वेटर ऊन जैसे तंतु जिनसे तकिया गद्दे आदि बनाए जाते हैं, तो स्वेटर बनाने में, ऊन बनाने में, तकिया गद्दे आदि बनाने के काम में आता है। अगला कौन सा है दोस्तों? पॉलीस्टाइरीन। क्या है दोस्तों? पॉलीस्टाइरीन। और पॉलीस्टाइरीन किसका बहुलक है? पॉलीस्टाइरीन यह विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीस्टाइरीन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। विनाइल बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं? स्टाइरीन भी कहते हैं। विनाइल बेंजीन को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? स्टाइरीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या है इसका सूत्र? क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। ठीक है। क्या है यहां पर? विनाइल क्लोराइड का क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CHCl था। विनाइल साइनाइड का क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CHCN था। विनाइल बेंजीन का क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 है भाई। एन अणु लेने मतलब बहुत सारे अणु लेने निश्चित नहीं है। ठीक है। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में क्या ले लिया दोस्तों? पेरोक्साइड ले लिया यहां पर। तो भाई स्टाइरीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, स्टाइरीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या बना देता है? पॉलीस्टाइरीन बना देता है। तो वही हो गया, हाथ फैलाना पड़ता है, ए अंजलि, शाहरुख खान की तरह। आई बात आपको समझ में? तो ये भी क्या करेगा? बहुलीकरण के लिए एक इधर हाथ निकालेगा एक इधर निकालेगा। क्या बोल रहा है? आओ भाई आओ मेरे साथ चेन बना लो, बहुलक बना लो। मैं अकेला बहुत परेशान हूं, मेरे साथ क्या बना लो? श्रृंखला बना लो एक। तो देखो, क्या यहां पर बॉन्ड नहीं है? क्या है? क्या यहां पर बॉन्ड नहीं है? क्या है? ब्रैकेट में बंद कर दो इसे। ये केवल एक यूनिट हो गई इस बहुलक की। आई बात आपको समझ में? अब क्या बताया था मैंने? बीच का डबल बॉन्ड केवल क्या रह जाएगा? एकल रह जाएगा। क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड रहने दूंगा ना, तो कार्बन अब देखो कितने बंद बना रहा है? कार्बन इधर दो बंद बना रहा है, नीचे की तरफ एक बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक बंद है, 5 बंद बन गए। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो यहां पर अपन को एकल बंद ही रखना है। ये बन गया पॉलीस्टाइरीन दोस्तों। उपयोग क्या है? चाय के कप बनाने में, बोतलों के ढक्कन बनाने में, रेफ्रिजरेटर के भाग बनाने में, दीवारों की टाइल बनाने में, पैकिंग सामग्री बनाने में दोस्तों ये काम में आता है। अगला बहुत है इंपॉर्टेंट, संश्लेषित रबड़। जो प्राकृतिक रबड़ था वो पेड़ से प्राप्त होता है, जो कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों। लेकिन अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संश्लेषित रबड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 प्रकार का होता है ये। कितने प्रकार का होता है संश्लेषित रबड़ या सिंथेटिक रबड़? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ब्यूना एस और दूसरा होता है दोस्तों ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस का मतलब क्या है? ब्यूटाडाइईन एवं स्टाइरीन से बना हुआ। ब्यूटाडाइईन, ब्यू का मतलब तो ब्यूटाडाइईन और एस मतलब स्टाइरीन से बना हुआ दोस्तों। ठीक है। एन मतलब क्या हुआ? सोडियम की उपस्थिति में बना हुआ। ठीक है। यहां पर आप देखो ना, ब्यूना एन का मतलब क्या है? सुनो, ब्यू मतलब ब्यूटाडाइईन से बना हुआ। ठीक है। एन मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एक्रिलोनाइट्राइल जुड़ा हुआ है। और ना मतलब होता है सोडियम की उपस्थिति में बनाया गया। तो जो संश्लेषित रबड़ 2 प्रकार का, ब्यूना एस जो कि ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन से निर्मित।
ब्यूना एन जो कि ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल से निर्मित है दोस्तों। आई बात आपको समझ में, क्या किया जाता है, कैसे बनता है ये रबड़, देखो आप ध्यानपूर्वक। इसको भैया बनाने के लिए जो इसका निर्माण है ना दोस्तों, वो कैसे किया जाता है, इधर आप देखिए। इसके लिए 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन, कितना लंबा नाम है, या आप तो 1,3 ब्यूटाडाइइन याद कर लेना। 2,3 डाइमेथिल क्या है दोस्तों, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन को क्या किया जाता है, CO2 गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं और उत्प्रेरक लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं, सोडियम उत्प्रेरक लेते हैं भाई। जब ऐसा किया जाता है तो रबड़ जैसा एक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे ही क्या कहते हैं, ब्यूना रबड़ कहते हैं। क्या कर लिया अपन ने, 2,3 डाइमेथिल ले लिया दोस्तों, क्या ले लिया, 2,3 डाइमेथिल ले लिया, ठीक है, 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन ले लिया। CO2 की उपस्थिति में क्या करवा ली, CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करके एक रबड़ जैसा उत्पाद प्राप्त किया, जिसे ब्यूना कह रहे हैं दोस्तों। ब्यूना में ब्यू का मतलब क्या है दोस्तों, ब्यूटाडाइइन से बना हुआ, और Na का मतलब है दोस्तों सोडियम के द्वारा उत्प्रेरित किया गया, ठीक है दोस्तों। और जो पीछे S लगा हुआ है, तो जो ब्यूना S होता है उसमें स्टाइरिन मिला देते हैं, बाद में जो ब्यूना N होता है उसमें एक्रिलोनाइट्राइल मिला देते हैं दोस्तों। क्या होता है इसका उपयोग, तेल की टंकियां बनाने में, तेल को स्टोर करने के लिए जो टंकियां होती है, टायर ट्यूब बनाने में दोस्तों, चिकित्सा के उपकरण बनाने में दोस्तों, पेट्रोल के नल बनाने में, जूतों के तलवे बनाने में संश्लेषित रबड़ को काम में लिया जाता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने बहुलकों के बारे में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। ईमानदारी से कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। वीडियो को 2 बार अच्छे से देखना, फोकस के साथ में थोड़े नोट्स बना लेना, हमेशा के लिए आपको बहुलक वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा और इसी में से आएगा क्वेश्चन, कहीं बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, ठीक है, ओके बाय।